अब हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग के बारे में, जिसको हम मिक्स्ड सैंपलिंग भी कह सकते हैं। ये मेथड रियलिटी में रैंडम सैंपलिंग और पर्पसिव सैंपलिंग दोनों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इसको मिक्स्ड सैंपलिंग भी कह सकते हैं। सैंपलिंग के इस मेथड में क्या होता है, एक इन्वेस्टिगेटर अपनी जो स्टडी करना चाहता है, उस स्टडी को कंप्लीट करने के लिए पहले वो ये देखता है कि पूरी यूनिवर्स के अंदर टोटल आइटम्स कितनी हैं। फिर वो टोटल आइटम्स को उनके फीचर्स के बेस पर डिवाइड कर देता है। डिवाइड करने के बाद वो उसमें से रैंडमली आइटम्स को सेलेक्ट करता है। मतलब स्टेप नंबर 1 पर्पसिव सैंपलिंग का होता है, स्टेप नंबर 2 रैंडम सैंपलिंग का होता है। अब क्योंकि ये दोनों सैंपलिंग इसमें मिक्स हैं, इसलिए हम इसको मिक्स सैंपलिंग बोलते हैं। तो ये देखिए, ये टॉपिक मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। मान लीजिए इन्वेस्टिगेटर ने एक स्टडी करनी है कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर, तो वो क्या करेगा, मान लो एक स्कूल में जाता है। उस स्कूल में उसने देखा कि 1000 बच्चे हैं, तो 1000 बच्चों में से अगर वो डायरेक्ट कुछ बच्चों को सैंपल के लिए सिलेक्ट कर लेता है, तो मैं कहूंगा कि उसने रैंडम सैंपलिंग की है। पर हम कौन सा टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का, मिक्स्ड सैंपलिंग का। इस सैंपलिंग में इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, पूरी यूनिवर्स को, पूरे स्कूल को कुछ फीचर्स के बेस पर डिवाइड कर देगा। मतलब 1000 बच्चों में से कुछ बच्चे तो हैं साइंस के, कुछ हैं कॉमर्स के हैं और कुछ हैं आर्ट्स के। तो उसने देखा कि 500 बच्चे साइंस में हैं, 300 बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम में हैं और 200 बच्चे मान लो आर्ट्स स्ट्रीम में हैं। अब मान लो उसने स्टडी के लिए 100 आइटम्स को सेलेक्ट करना है, मतलब 100 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है। तो वो क्या करेगा, 500 में से 50 बच्चे कोई भी सेलेक्ट कर लेगा, 300 में से 30 बच्चे और 200 में से 20 बच्चे। तो यहां पर कितना हो गया, 50 प्लस 30 प्लस 20, टोटल उसने 100 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कर लिया है। पर यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर जो फर्स्ट स्टेप था, पूरे स्टूडेंट्स को, कंप्लीट स्टूडेंट्स को जब उसने फीचर्स के बेस पर डिवाइड किया, तो ये पहला स्टेप है पर्पसिव सैंपलिंग। फिर 500 बच्चों में से उसने आंख बंद करके कुछ बच्चों का सिलेक्शन किया, ये है रैंडम सैंपलिंग। तो पर्पसिव सैंपलिंग प्लस रैंडम सैंपलिंग कौन सा बन गया, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, या जिसको हम मिक्स्ड सैंपलिंग भी कह सकते हैं। तो सैंपलिंग के इस मेथड में यही होता है, फर्स्ट स्टेप हम फीचर्स के अकॉर्डिंग पूरे ग्रुप्स को बना देते हैं, पूरे सिस्टम को डिवाइड कर देते हैं। देन सेकंड स्टेप क्या होता है, हमारा रैंडम सैंपलिंग का होता है। अब हम बात करते हैं कि सैंपलिंग के इस मेथड्स के क्या मेरिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंग काफी सारी करेक्टरिस्टिक्स वाली आइटम्स को भी हम कवर कर लेते हैं। यस, हमने सिस्टमेटिक तरीके से काम किया है। देखो 500 बच्चे अलग किए, 300 अलग, 200 अलग, 500 में से 50 प्रोपोर्शनेट आए हैं, 300 में से 30, 200 में से 20। ऐसा तो नहीं है ना कि 500 में से 20 सेलेक्ट किए हों या 200 में से मैंने 50 सेलेक्ट कर लिए हों। तो सिस्टमेटिक तरीके से मैंने काम किया है, इसलिए फीचर्स के अकॉर्डिंग पूरा सिस्टम हम अच्छे से कवर कर लेते हैं। जो सेकंड बेनिफिट है वो यही है कि कंपैरेटिव स्टडी भी हो जाती है। आर्ट्स वालों की कॉमर्स के साथ, कॉमर्स की साइंस के साथ, साइंस की आर्ट्स वालों के साथ कंपैरेटिव स्टडी भी हो जाएगी। जो तीसरा जो बेनिफिट है वो यही है कि ये सैंपलिंग का जो ये मेथड है ये रिलायबल है, विश्वसनीय है, इसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। चौथा जो बेनिफिट है वो यही है कि इससे कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट भी निकल सकते हैं। यस, रियलिटी में ही सच्चाई के ऊपर आधारित या हम अर्थपूर्ण रिजल्ट भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग की कौन कौन सी डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट के अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि एक इन्वेस्टिगेटर को पूरी यूनिवर्स की फुल फ्लैश नॉलेज होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि उसमें से कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से ग्रुप बनने वाले हैं, उसमें से सैंपलिंग कैसे होने वाली है। तो अगर इन्वेस्टिगेटर को फुल फ्लैश नॉलेज पॉपुलेशन के बारे में, यूनिवर्स के बारे में नहीं है, तो वहां पर स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग आपकी फेल हो जाएगी, आप उसको वहां पर अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने क्लासिफिकेशन करते हुए कोई पक्षपात कर दिया, कुछ गड़बड़ी आपने कर दी, तो लास्ट में आपके रिजल्ट क्या मिलने वाले हैं, गलत मिलने वाले हैं। ये पक्षपात वाला पॉइंट हमने पर्पसिव सैंपलिंग में भी डिस्कस किया था। थर्ड हमारा पॉइंट है कि अगर आपका पॉपुलेशन का साइज
छोटा है, यहाँ पर देखो 1000 लोग थे, यहाँ पर 1000 बच्चे थे, यहाँ पे क्लासिफिकेशन करनी देखो कितनी इजी थी। पर यही पॉपुलेशन का साइज, यही यूनिवर्स का साइज अगर आपका छोटा है तो वहां पर आप स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पर आपके फीचर्स के अकॉर्डिंग आप ग्रुप्स नहीं बना सकते। तो डेफिनेटली वहां पर आपका स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग नहीं बन पाएगा, वहां से आप कोई रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग के बारे में। जैसे ही आपको इसके नेम से भी क्लियर हो रहा है कि ये सैंपलिंग का एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। मान लीजिए इन्वेस्टिगेटर ने कोई स्टडी करनी है और स्टडी के अंदर उसने 10 आइटम्स को सिलेक्ट करना है, मतलब 10 आइटम्स का एक सैंपल होगा। तो मान लो वो एक स्कूल में जाता है और स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 100। तो वो सिस्टमेटिक सैंपलिंग के अकॉर्डिंग अगर काम कर रहा है तो सबसे पहले क्या करेगा, इन 100 स्टूडेंट्स को नंबर दे देगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 11 करते करते सभी को उसने नंबर दे दिए 100 तक। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या हुआ, उसने एक सिस्टम बनाया, सभी को अरेंज कर दिया, सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दिया। वो अरेंजमेंट उसने नंबर के अकॉर्डिंग किया, हो सकता था कि अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता था। तो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमने उनको नंबर्स दे दिए। सेकंड स्टेप में वो क्या करेगा, मान लो अब सेकंड स्टेप में से स्टार्टिंग के 10 नंबर्स को सेलेक्ट करेगा, स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेगा, उसमें से रैंडम सिलेक्शन करेगा, रैंडमली किसी एक बच्चे का सिलेक्शन करेगा। मान लो नंबर आ गया 4, क्या नंबर आ गया? 4। अब नंबर 4 के बिहाफ पर बाकी की सीरीज भी तो रखी हुई है, नंबर 4 के बिहाफ पर वो क्या करेगा, नंबर 14, 24, 34, 44 एंड सो ऑन करते करते 94। मतलब नंबर 4 उसने कहां से सिलेक्ट किया, स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स में से, स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स में से उसने रैंडम सिलेक्शन किया, बच्चा आया नंबर 4 वाला। नंबर 4 के बेस पर नंबर 14, 24, 34, 44, 54, 64 एंड सो ऑन 94। तो यहां पर उसने अल्टीमेटली क्या किया, 10 आइटम्स को बोले तो 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, वो 10 स्टूडेंट्स इसके सैंपल में आ गई। मतलब सिस्टमेटिक सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, हम एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, हमारे पास जो भी डेटा होता है, जो भी आइटम्स होती हैं, उनको हम किसी न किसी तरीके से अरेंज करते हैं। स्टार्टिंग की कुछ आइटम्स में से एक रैंडम सिलेक्शन होता है, रैंडम सिलेक्शन के बाद जो आइटम आती है उसी के बिहाफ पर बाकी की आइटम्स भी सेलेक्ट कर ली जाती हैं। तो ये है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। अब हम बात करते हैं कि सिस्टमेटिक सैंपलिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, सिस्टमेटिक सैंपलिंग का ये टेक्निक आप सबने देख ही लिया होगा कि बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैंने एक सिस्टम बनाया, एक सीरीज बनाई, देन उसमें से रैंडम सिलेक्शन किया एक आइटम का, देन उसके बिहाफ पर मैंने बाकी आइटम्स भी सिलेक्ट की और डेफिनेटली मेरा क्या बन गया, सैंपल बन गया। तो आइटम्स को सिलेक्ट करना, सैंपल को क्रिएट करना बहुत इजी होता है। सेकेंड जो बेनिफिट है, यहाँ पर बायसनेस की पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल से ही मिलेगी, पक्षपात हो ही नहीं सकता और होगा भी तो बहुत कम, क्योंकि आपने पहली आइटम ही आंख बंद करके सिलेक्ट की है और जिसके बिहाफ पर बाकी आइटम सिलेक्ट की गई हैं, तो संभावना जो पक्षपात की है वो ना के बराबर है। अब हम बात करते हैं कि सिस्टमेटिक सैंपलिंग के क्या डीमेरिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। यहां पर देखिए, जो मैंने पहली आइटम सेलेक्ट की थी वो कहां से की थी, सिर्फ स्टार्टिंग की 10 आइटम्स में से, जबकि मैंने 11 से लेकर 100 तक की आइटम्स को तो इग्नोर कर दिया। तो मतलब क्या हुआ, सारी आइटम्स के सेलेक्ट होने के चांसेस ना के बराबर हैं। पहली आइटम मैंने रैंडमली सेलेक्ट की और बाकी की आइटम्स को ही उसी के बिहाफ पर ही सेलेक्ट कर दिया। तो रैंडमली सिलेक्शन होने की वजह से, पहली आइटम के ही रैंडम सिलेक्शन होने की वजह से बाकी आइटम्स के आने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। मैंने 4 को सेलेक्ट किया तो क्या लगता है 15 को, 25 को, 32 को, 67 को, 82 के सिलेक्ट होने के चांसेस हैं? नहीं। रैंडम सिलेक्शन होने की वजह से सारी आइटम्स के सिलेक्ट होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। दूसरा डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर सारी आइटम्स सेम हैं और अगर हम सिस्टमेटिक सैंपलिंग को अप्लाई कर रहे हैं, सिस्टमेटिक सैंपलिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो वहां पर हमें कोई स्पेशल रिजल्ट नहीं मिलने वाला। सारी आइटम सेम होने के केस में सिस्टमेटिक सैंपलिंग को कहने का मतलब है कि अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के भी पॉइंट।
सैंपलिंग के जो मेथड और हैं प्लस कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक मैंने ये सब कुछ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।